लेकिन आखिरी में पटवारी का पेपर हो गया लीक और वो कॉज हुआ उसकी डेथ का। तो इन स्कैम पे क्या बोलेंगे आप? देखिए, स्कैम जो है इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी बोलती बातें पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं विदिशा के जीतू भैया, जिनसे मैं खुद भी पढ़ा हूँ। और शायद कंपटीशन की कोचिंग ना रखते हुए एक लाइफ लर्निंग लेसन बनाने वाले ऐसे हमारे प्यारे टीचर, मोटिवेशन स्पीकर और हम सभी स्टूडेंट्स के फ्रेंड अजय सर हमारे बीच में हैं। अजय सर, सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू योगेन। सभी को नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? और इसी के साथ सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि कंपटीशन कोचिंग ही क्यों? देखिए, कंपटीशन कोचिंग क्यों, ऐसा मेरे मन में भी सवाल आया था। पर कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। तो मैंने कंपटीशन कोचिंग को नहीं चुना, कंपटीशन। कंपटीशन कोचिंग ने मुझे चुन लिया। मैं तो टेक्निकल बैकग्राउंड से था, मैकेनिकल इंजीनियर था और मैं एक कंपनी में जॉब भी कर रहा था। पर कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं। और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे मज़ा आता है। और कंपटीशन के जब बच्चे जो रहते हैं ना, एक एनर्जी से भरे होते हैं, उनके सपने होते हैं और उन्हीं सपनों को पूरा कराने की कोशिश में हम लगे हैं। और मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में। मज़ा आ रहा है ज़िंदगी बिल्कुल में। मज़ा आ रहा है। तो कभी कभी लगता है कि डिसीजन सही रहा। एक कंपनी में पर्टिकुलर होकर एक कमरे में काम करना शायद उतना मज़ा नहीं देता। आज हम लोग फील्ड पे काम कर रहे हैं, क्लास में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बच्चों के सपने पूरे करवा रहे हैं और हमारे भी सपने पूरे हो रहे हैं। लेकिन सर, डिसीजन तो टफ रहा होगा। बहुत टफ था। ये जो डिसीजन था ना मेरी लाइफ का, बहुत टफ था। क्योंकि मेरे फादर ने कुछ सपने देखे थे कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करूं, 8 घंटे की काम हो, एसी वाला कमरा हो। तो ये डिसीजन बहुत टफ था। और मैं एक एमएनसी कंपनी में सिलेक्ट भी हुआ था, वहां से अच्छे खासा चल रहा था। पर एक टफ डिसीजन मेरी लाइफ में आया और मुझे चूज करना पड़ा कंपनी जॉब या मैं अपने पैशन की तरफ जाऊं। तो बहुत टफ डिसीजन था। फिर मैं अपने पैशन की तरफ गया और मैंने पढ़ाने का निर्णय लिया। क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत से ही मेरी रुचि रही पढ़ाने में और मोटिवेशन में रही। स्टार्टिंग से मैं बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखता था और बच्चों को पढ़ाया करता था। तो वो एक रहता है ना, एक टीचर अंदर रहता है, तो वो निकल के सामने आ गया और मैंने कंपटीशन की कोचिंग चूज किया। सर, बेसिकली ये कहा जाता है कि कंपटीशन चेंजेस योर पर्सनालिटी। सही बात है। लेकिन कभी कभी मेंटल हेल्थ भी तो कंपटीशन ही चेंज कर देता है। ये तो देखो डिपेंड करता है कि आप उसे एज ए पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव। दोनों चीजें होती हैं। अगर जीवन में आप उसका पॉजिटिव लेंगे तो आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। अगर आपने उसे नेगेटिव ले लिया तो डेफिनेटली मेंटली प्रेशर बनता है। आजकल मैं देख रहा हूँ पेरेंट्स, स्टूडेंट कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हैं और वो फ्यूचर की टेंशन लेते हैं। और डेफिनेटली देखो, फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं होता। डिसीजन और हमारी जो हैबिट है वो हमारा फ्यूचर बनाती है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा लोड ना लेके एंजॉय करना चाहिए जो ज़िंदगी है। डिसीजन लेना चाहिए और प्रॉपर वे में जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसे समझ के एक डिसीजन के साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो कंपटीशन जो है पर्सनालिटी को इन्हेंस करता है। और आजकल तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी एग्जाम हो गई हैं और तैयारी करना आसान हो गया है। पहले तो क्या था ना, बहुत मुश्किल था। जैसे जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था उस समय मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, बताने वाले मेंटर नहीं थे। आजकल तो आपको बहुत सारे मेंटर मिल जाते हैं और ऑनलाइन से आप जुड़ सकते हो बड़े से बड़े मेंटर से घर बैठ के। शायद पहले शिक्षा शिक्षा थी, व्यापार नहीं। कि आज देखिए, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा कड़वा है, लेकिन क्वेश्चन तो है कि लोग कह रहे हैं पढ़िए पढ़िए पढ़िए, लेकिन जिनको पढ़ाना है वो खुद बिजनेस कर रहे हैं कोचिंग नहीं, के नाम पर। बिल्कुल सही बात है। मगर मेरा कहना गलत है। एक तरीके से देखा जाए शिक्षा व्यापार हो गई है। मगर शिक्षा को जब व्यापार से जोड़ रहे हैं ना, तो हम उस बच्चे तक पहुंच पा रहे हैं जो गांव में दूर दराज बैठा है। अगर इसे व्यापार की नज़रों से ना देखें और हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से गुरुकुल पद्धति पे पढ़ाएं तो हम उतने बच्चों तक कैसे पहुंच पाएंगे। आज इसको व्यापार कर रहे हैं तो लाखों मतलब हजारों लोग जुड़े हुए हैं। जैसे हम भी अगर बात करें कि जो हम एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उसमें हजारों मतलब बहुत सारे लोगों को हमने रोजगार दिया है। अगर ऐसे व्यापार की तरह ना देखें तो वो उनको रोजगार कैसे मिलेगा। तो सर नहीं सर, एक ग्राउंड लेवल का क्वेश्चन आता है, 1 लाख फीस एक गरीब किसान का बेटा, पॉसिबिलिटी कैसे? नहीं, कहाँ 1 लाख फीस सबके लिए नहीं है।
नहीं सर, तो वो एक देखिए, हर बच्चे का सपना उसे 12th पास किया उसे आईआईटी करना है, बट यहाँ उसे अच्छा रिसोर्स मिलेगा, वहाँ उसको पैसा अच्छा देना है। तो ग्राउंड लेवल पे जिसको ज़रूरत है शायद उस तक तो शिक्षा पहुँच ही नहीं रही है। शिक्षा पहुंच रही है। देखो पहले क्या था, 1 लाख रुपए फीस थी, बट आजकल बहुत सारे ऐसे आपने नाम भी सुना होगा, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो शिक्षा को 1 लाख से 2,000 3,000 पे लेके आए। खान सर उसका एक एग्जाम्पल है। खान सर एग्जाम्पल है, फिजिक्स वाला उसका एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं। दृष्टि के दृष्टि का तो अभी फीस लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, पर कोशिश कर रहे हैं वो भी अपना फीस को कम लेके आए, दूर दराज गांव तक पहुंच पाए। और हम भी वही काम कर रहे हैं, हम लोग भी शिक्षा को बहुत अफोर्डेबल बना रहे हैं, जिससे हर एक बच्चा उससे पढ़ पाए और अपने सपने पूरा कर। नहीं सर, इसमें फिर एक और चीज़ आ जाती है, आप फिर क्वांटिटी पे बिलीव कर रहे हैं, फिर आपकी क्वालिटी डाउन हो रही है। नहीं ऐसा नहीं है। देखो ऑनलाइन में क्या होता है, जब हम पढ़ाते हैं ना तो क्वांटिटी फर्क नहीं पड़ता कितने ना, एक बैठे 1,000 बैठे, हम अपना एफर्ट, जितने भी टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना, मैं तो आपको एक कहूंगा कि जब ऑफलाइन एक टीचर पढ़ाता है ना इतना प्रेशर नहीं रहता, पर ऑनलाइन जब पढ़ाने जाता है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, बहुत मेहनत करना होती है, पीपीटी बनाना होता है, सेटअप लगाना होता है, तो टीचर के लिए भी चैलेंजेस है। और जितना ज़्यादा हम लोग क्वांटिटी होगी, तो हम लोग का जो भी टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है उसका मकसद होता है कि दूर तक बात जाए, और वो बच्चा जो पहले 1 लाख रुपए एफर्ट नहीं कर पा रहा था, अब वो 3-4 हज़ार रुपए में ये कर सकता है। और दूसरा प्रतिभान अगर शालीन बालक है, तो मैं तो कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, उनमें हम भी आते हैं, हम तो बिल्कुल निःशुल्क फ्री भी एजुकेशन दे रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो इस लेवल पे भी काम कर रहे हैं। अगर बच्चा मिनिमम 2 से 3 हज़ार रुपए भी फी पे नहीं कर पा रहा है, तो आज वो यूट्यूब के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहा है। क्या यूट्यूब का माध्यम डिस्ट्रैक्शन भी तो है? नहीं, बात वही होती, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज में है। यूट्यूब की बात कहें कि बच्चा जो है अगर उसे पॉजिटिव ले, ऐसा कोई कंटेंट नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ, ऐसा कोई कंटेंट नहीं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। हर चीज अवेलेबल है, एक से बढ़कर एक। जो टीचर है जो अपने आप में उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, उनका सब कंटेंट पढ़ा हुआ है, फ्री में पढ़ा हुआ है। अब बच्चे के साथ क्या होगा, जब वो फ्री में लेगा तो वहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, शॉर्ट्स आ जाते हैं, वीडियो आ जाते हैं, तो वो उसको क्या होना पड़ेगा। देखिए 2 ऑप्शन, या तो आप फीस पे कर पा रहे हैं, और अब आपके पास फीस नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन के साथ अगर आप यूट्यूब को एज ए टीचिंग, एज ए स्टडी लेते हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। सर एक मेजर चीज़ देखी जा रही है जो हर स्टूडेंट का एक पर्सपेक्टिव है, और मैंने खुद लाइव उसको देखा हुआ है, कंपैरिजन, देन डेडिकेशन, देन डेथ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है योगेंद्र। आजकल क्या हो गया ना, हर बच्चा ना कंपैरिजन कर रहा है, वो अपने पड़ोस के शर्मा जी के बेटे, गुप्ता जी के बेटे से कंपैरिजन कर रहा है। वो हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में, वो कंपैरिजन कर रहा है इंग्लिश मीडियम के। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है वो सीबीएसई से कंपैरिजन कर रहा है, जो सीबीएसई में पढ़ रहा है वो अलग बोर्ड से कंपैरिजन कर रहा है। तो ये जो कंपैरिजन है ना, करिए पर खुद से करिए। पहले आप क्या थे, अब क्या है, क्योंकि अगर आप दूसरे से कंपेयर करेंगे ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट जो है ना यूनिक। थोड़ा आप कंपैरिजन को और डिफाइन करेंगे? कंपैरिजन का मतलब ये है कि आज अगर हम लोग बात करें, कोई बच्चा ऐसा है 60% लेके आ रहा है, 70% लेके आ रहा है, तो वो कंपेयर उससे करता है जो 90% लेके आ रहा है। वो उसकी सिचुएशन नहीं देख रहा, वो कहाँ पढ़ रहा है, कैसे लोगों के साथ पढ़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चे को ना कंपैरिजन दूसरों से नहीं करना चाहिए, खुद से अगर वो कंपेयर करेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जब वो कंपैरिजन करता है ना, ठीक है, वो कंपेयर करता है, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा उसके मन में एक स्ट्रेस आती है, और वही स्ट्रेस आगे चल के डेथ का, सुसाइड का कारण बनती है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो बच्चों को सपने दिखा देते हैं रैंक के, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक। और जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं कि वो पढ़ाना चाह रहे हैं, वो अपने अड़ोस पड़ोस के शर्मा जी, गुप्ता जी को दिखाना चाह रहे हैं कि मेरा जो बच्चा है ना फलानी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ से क्या होता है, बच्चे पे मेंटली प्रेशर बनता है। अगर मैं बीच में अभी मेरी स्टोरी आपसे शेयर करूंगा, तो आपको बताऊंगा कि मुझ पे भी कितना प्रेशर था उस समय। तो और आजकल तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो ये जो प्रेशर है वो कंपैरिजन से ही आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स कंपेयर कर रहे हैं, बच्चा कंपेयर कर रहा है, टीचर कंपेयर कर रहा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसी हैं वो बच्चों में कंपैरिजन करके उन्हें अलग बिठा देते हैं। जो टॉपर है उसको अलग क्लास देंगे, जो हाँ, ये मैं चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था। कोचिंग इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा फॉल्ट A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10। आपने कैसे डिसाइड कर लिया एडमिशन के टाइम पे कि ये बच्चा A1 डिजर्व करता है, ये बच्चा A2 डिजर्व करता है, ये A10 डिजर्व करता है? नहीं, अगर जो एडमिशन के टाइम अगर जो कैटेगराइज कर रहा है कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वो तो गलत कर रहा है। पर 2 से 3 महीने पढ़ाने के बाद
बच्चे को देखा जाए, देखिए क्या होता है कि जो रिजल्ट होता है, जो रैंक देता है, वो सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, वो डिसिप्लिन पे होता है, वो टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, उसे रिवीजन कर रहा है, प्रॉपर वो पढ़ाई कर रहा है, नहीं सर, बाकी आपका सुन मैं रहा है। हाँ, ये चीज़ मैंने आपका माना बिल्कुल। लेकिन मैं अगर आया आज हर बच्चे का सपना ड्रीम सिर्फ आईआईटी रहा है। ठीक है। मैं 10th में हूँ, मैं आईआईटी, एक सबसे बड़ा कोचिंग स्कैम आईआईटी फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। जिसके मैं खुद भी उसका शिकार रहा हूँ। उस फाउंडेशन कोर्स में आपको 10% भी नहीं मिलता है। इसके बिहाफ में आप आपका 9, 10th, 11th जो आप अच्छे से अपनी लाइफ जीकर अपना बेस्ट स्कूल टाइम स्पेंड कर सकते थे, आपने वो स्पॉइल कर लिया है। और सेकंड थिंग ये आती है, किसी भी आईआईटी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं, चाहे वो कोटा का कोई भी हो, मैं किसी कोचिंग का पर्टिकुलर नाम मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। सब में बैचेस सिस्टम पहले से ही अलॉटेड है। और रीशफल टाइम करने का मौका वो आपको तब देंगे जब एग्जाम के आप 2 या 3 महीने बाजू में होंगे कि आप टेस्ट दे के शफल कीजिए। उस टाइम पे बच्चा अगर शफल करता भी है दूसरे बैच में, वो टेस्ट दे के आगे भी, तो उसमें एक मेजर इशू ये आता है कि नए टीचर के साथ एडजस्ट करने में उसको 1 से 1.5 महीने लगता है। तो उसका जो चांसेस जो A10 में बन रहा था, वो A1 में जाके भी उससे कम हो जाता है। नहीं, ये सही बात है, मैंने भी ये फील करा है कि थोड़ा सा गलत होता है। पर देखिए एक इंस्टीट्यूट के पास ना इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है, हर बच्चा देखिए डिजर्व तो करता है, नो डाउट, वो तभी डिजर्व करता है वो मेहनत करे, प्रॉपर वे में करे, सही मार्गदर्शन में करे, तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन, वो चाहे वो बेच बी में हो, सी में हो, डी में, फर्क नहीं पड़ता, वो वहाँ से भी करता है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। पर कहीं ना कहीं कुछ इंस्टीट्यूट क्या नहीं है, सर, टीचर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, वहाँ टीचर भी डिफ्रेंशिएट है। A1 का जो टीचर है वो A10 में नहीं पढ़ाएगा, बिकॉज उनकी बेस्ट फैकल्टी है। उनको ये लगता है कि मेरा A1 वाले बैच में से मैं 10 सिलेक्शन दूंगा और A10 वाले में से 1, तो मैं अपने 10 पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। तो जो शायद A10 से जो 8 बच्चे और निकल सकते थे, शायद उनका तो आपने हक मान लिया है। नहीं देखिए क्या है, एक्चुअली क्या है, आईआईटी नीट वगैरह में देखा जाए, मेडिकल में सीट भी कम है। एक आप इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और एक पर्टिकुलर किसी कोचिंग या किसी एक ब्रांड से आप उसके बारे में जान के आप सबको एक तरीके से नहीं देख सकते। कुछ हैं वो गलत कर रहे हैं, पर ऑप्शन क्या है, इसका कोई ऑप्शन है? इतने सारे बच्चे हैं, एक ही टीचर क्या एक ही क्लासरूम में बिठा के उन्हें पढ़ा सकता है? मैंने आपको आज कोटा का एजुकेशन ऑफिसर अलॉट कर दिया है। ठीक है। आपको सिर्फ एक ही काम है, इन सारे स्टूडेंट्स में, सारे इंस्टीट्यूट के साथ हर बच्चे को सामान्य तरीके से शिक्षा देना। तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा? सामान्य तरीके से देखो शिक्षा क्या होगा, मैं वो कह रहा हूँ ना, यहाँ पर तो देखो बच्चे की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स की भी दिक्कत है, वो अपने बच्चे को देखते नहीं है कि यार ये आईआईटी लायक है कि नहीं। हर बच्चा नहीं होता, ये मानना पड़ेगा। आपका बच्चा हो सकता है कि वो आर्ट में अच्छा हो, आपका बच्चा हो सकता है वो अलग फील्ड में हो, आप जबरदस्ती उसको वहां पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये कोचिंग वालों को भी समझने आता है कि यार ये बच्चा, उस पर बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बात समझ रहे हो, बहुत मेहनत करना पड़ेगी तब जाके वो ए लायक बन पाएगा। इतने में तो 1 साल निकल जाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखो इंस्टीट्यूट जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बहुत सारी, जैसे कोटा फैक्ट्री भी आई थी, उसमें भी बताया गया था कि असली जो मतलब फीस रहती है ना, मतलब जो बी से या सी से नीचे वाले होते हैं ना, उनकी फीस से वो इंस्टीट्यूट चलती है। और बाकी जो ए और बी सी है जो ना, उनसे क्या होता है, वो उससे रिजल्ट वो देते हैं। अगर वो बंद कर दें कि भाई बाकी को अगर वो ना ले एडमिशन, तो वो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, इतने अच्छे टीचर हैं, उनको वो पे भी नहीं कर पाएंगे। एक है, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, जो रियलिटी में बता रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरा लगे, बोले सर, वो सबको पता है। तो ये इंस्टीट्यूट चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि अगर आप किसी बच्चे को बोल दो भाई तेरा नहीं हो पाएगा, पहले से बोल दो, तो उसके सपने भी वहां मर सकते हैं। हमने ये भी देखा है, जो बच्चा गधे से गधा था, बिल्कुल कुछ नहीं आता था, वो रैंक लेके आ रहा है। तो मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है, किसी भी बेच में अगर कोई बच्चा ज्वाइन करता है ना, तो सिर्फ एक ही चीज स्टडी मैटर नहीं करती, टीचर मैटर नहीं करता, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं रैंक लगाने। मैंने सर यहाँ एक क्वेश्चन पूछा, मैं बोला हुआ था कि डेडिकेशन और डेथ, डिस्ट्रैक्शन, डेडिकेशन एंड डेथ। देखिए, डिस्ट्रैक्शन पे आपसे बात हुई मेरी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि सार्थक है एग्जाम्पल, मेरा फ्रेंड, ठीक है। उसने कंपटीशन की मेहनत की बहुत ज़्यादा, इस तरीके से मेहनत की कि शायद सोना खाना सब कुछ भूल कर की, ये उसका डेडिकेशन था। लेकिन आखिरी में पटवारी का पेपर हो गया लीक, और वो कॉज हुआ उसकी डेथ का। तो इन स्कैम पे क्या बोलेंगे आप? देखिए स्कैम जो है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट जो है, उसके डिसीजन कुछ ऐसे हैं जिससे क्या हो रहा है, जो स्कैम करते हैं, बड़े लेवल पे स्कैम करते हैं, उनके
उनका जो डर है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि हमारी जो सरकार है उसका रवैया ऐसा नहीं है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन ले और कुछ ऐसा कानून तो बने हैं पर वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। दूसरा, जो दलाल हैं बीच में, ये उन्हें समझने नहीं आता है कि आप वो कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। आप छोटा क्राइम करेंगे ठीक है, मगर आपने बहुत सारे बच्चों, लाखों बच्चों की जिंदगी आपने क्या कर दी, खराब कर दी। तीसरा क्या है, जो बच्चा है, जैसे कि आपने बताया कि डेथ का क्या कारण होता है, बच्चा जब तैयारी करता है ना, तो उसे ये सोच के तैयारी करना चाहिए कि हम यहाँ पे जो सीख रहे हैं ना, ये हमारी जिंदगी बनाएगा, पर्टिकुलर एक जॉब नहीं बनेगी। ठीक है, पटवारी जॉब किसी डिसीजन नहीं लेती कि भाई आपकी जिंदगी बहुत बेस्ट हो जाएगी। जिंदगी बहुत बड़ी होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे पटवारी देखे हैं जो पटवारी बनने के बाद भी खुश नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे आईएएस देखे हैं जो आईएएस बनने के बाद खुश नहीं है। तो अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर जॉब या एक पर्टिकुलर एग्जाम डिसाइड नहीं करेगी कि आपकी जिंदगी क्या है। ये सोचना चाहिए। छोटी सी एक एग्जाम के लिए आपने डेथ का डिसीजन लिया, क्योंकि ये डिसीजन है। आपने जो प्रेशर में आके, सोसाइटी के प्रेशर में आकर, आपके फैमिली के प्रेशर में आकर आपने एक डिसीजन ले लिया सुसाइड का, जिंदगी खत्म कर दी। क्या पता कल हो सकता है कि आपसे पटवारी लीक हो गया, पटवारी नहीं निकला, आप एमपीपीएससी निकाल देते, आप यूपीएससी निकाल देते, आपको वेट करना होगा। ठीक है, कहते हैं ना कि सफलता जो है वो मंजिल नहीं है। सफलता जो है वो मंजिल नहीं है, सफलता तो ये जर्नी है। इस जर्नी को एंजॉय करिए। और कभी भी ऐसे सोसाइटल अगर थॉट आपके दिमाग में आते हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जिंदगी जो है बड़ी मुश्किल से मिलती है दोस्त। ठीक है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, छोटी जिंदगी है, इसे जिए। और हर सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, चेंज आता है। कहते हैं ना कि खुशी और गम, ये दो पहलू हैं। आज गम है तो कल खुशी होगी। आज हम यहाँ बैठे हैं, हम भी इस टफ सिचुएशन से गुजरे हैं। मैंने भी बहुत सारी मेहनत करी, बहुत सारी एग्जाम निकाली, बहुत सारा असफलता हुई, कुछ में सफलता भी मुझे हुई। तो मुझे वो दर्द, एक स्टूडेंट का दर्द मुझे मालूम है। मगर मैं कभी भी, कैसी भी सिचुएशन हो, मैं बिल्कुल कतई इसके वो हूँ कि भाई माइंड में सुसाइडल थॉट तो आना ही नहीं चाहिए। ये कायरों के मन में आते हैं, कायर नहीं बनना है। हो सकता है कि भाई पर्टिकुलर कोई आपको शिकायत हो, किसी गवर्नमेंट से शिकायत हो, किसी व्यक्ति से शिकायत हो, सबका समाधान है। ठीक है, तो सोसाइटल तो कोई नहीं बनता है। तो बाकी मैं बात डिमोटिवेशन तो है, डिमोटिवेशन है। तो डिमोटिवेशन का देखिए क्या, इसका एक बहुत सारे सिचुएशन आपने देखा होगा कि अभी यूपी में पुलिस कांस्टेबल लीक हुआ, फिर आरओ का पेपर लीक हुआ। नहीं सर, दिक्कत ये रही, चलिए ठीक है, लीक हो गया, पूरे एमपी को पता है कि लीक हो चुका है, उसके बाद गवर्नमेंट का नकारना। चलिए गवर्नमेंट का नकारना ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि कई लोग हैं जो गवर्नमेंट की भाषा बोल रहे हैं, और कहीं यहाँ टीचर्स को, माफ़ी चाहता हूँ, ये बिल्कुल, मैं इस चीज़ में बिल्कुल मानना मेरा है कि टीचर ईश्वर तुल्य है, लेकिन इस समय कई शिक्षक ऐसे भी हो गए हैं जो सिर्फ नोटों के गुलाम हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों का साथ ना देके गवर्नमेंट का साथ देना, वो मुझे ठीक नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल सही है। मैंने भी ये फील करा है कि देखो टीचर सब प्रकार के हैं, तो सबको हमें एक नज़रों से नहीं देखना है। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो बच्चों के साथ में, वो बच्चों के लिए आंदोलन करते हैं, वो बच्चों को इकट्ठा करते हैं, वो बताते हैं कि आपके साथ गलत हुआ। देखिए, सरकार ने या परिस्थितियों ने यहाँ पर बच्चों को भी दो भागों में बांट दिया है। जैसे आप स्कैम की बात करें, पटवारी स्कैम, आपको पता है बहुत बड़ा स्कैम, सरकार इस पर पर्दा डाल रही है। ठीक है, क्यों डाल रही है उसका खुलासा तो देखो जांच से पता चलेगा, पर वो डाल रही है, वो दिख रहा है। और नो डाउट पटवारी स्कैम है, ये सबको पता है। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आया है कि कोई स्कैम नहीं है। नहीं, वो भले ऑफिशियली दे दें, इनको देखो क्या होगा, चुनाव आ रहा है, कब तक, मतलब सरकार भी जो है कब तक इस पे पर्दा डालेगी। डाल दें, बट स्टूडेंट के पास उसके 12 लाख कम नहीं होते, 12 लाख बच्चे हैं। ठीक है, युवा बच्चे हैं, उनके परिवार में 5-5 लोग हैं, 12 पंजे 60। कितना बड़ा जो ऑडियंस है, कितना बड़ा जो वोट बैंक की बात की जाए, उनको वो नकार रहे हैं। पर उनको ये समझने नहीं आ रहा कि ठीक है, जब सुन नहीं रही, जब सब कुछ हो गया है, कैमरे में जो बच्चे हैं वो आके बोल रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली है, वो बता रहे हैं कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, मतलब उनको ये नहीं पता है वो पटवारी बन रहा है। कैसे बन रहा है? एक ही कॉलेज से 11 टॉप 10 में देखें, एक ही कॉलेज से 11 लोगों में से 7 लोग एक कॉलेज से हो रहे हैं, पॉसिबल है? चलिए, मुझे सिर्फ एक बात की खुशी है, किसी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का नाम रामलाल नहीं बता दिया है। नहीं, ये भी सही है, नहीं तो पता चले कि रामलाल बता दे मुख्यमंत्री का नाम। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बहुत गड़बड़ चल रहा है, घोटाला चल रहा है, और सरकार क्यों छुपा रही है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं नीयत में मुझे ऐसा लग रहा है खोट है, और
हो सकता है उन्हीं के लोग उसमें इन्वॉल्व हो, इसलिए छुपाने की कोशिश कर रही है। नहीं तो अभी तक जो रिपोर्ट थी उसे पब्लिश करती, मीडिया को देती। रिपोर्ट को छुपाने का काम कई नाम पब्लिक के बीच के सामने है, कई नाम ऐसे भी रहे जो इसके चलते चुनाव में उन्हें मुंह की भी खानी पड़ी। शायद इशारा सब समझेंगे। सब समझेंगे बिल्कुल कैसे मुंह की खानी पड़ी। और आगे भी देखिए क्या होता है कि कब तक आप रबड़ को जितना खींचेंगे ना, आपको मजा आएगा खींचने पर, वो टूटेगी निश्चित है। तो जो युवा है ना, यूथ है, आज जो यूथ है वो बिखरा हुआ है, पर उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ चला जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसे धर्म के नाम पर, ठीक है, मजहब के नाम पर, ठीक है, उसमें भी कैटेगरी कर दी। जो सिलेक्ट हुए उनको अलग कर दिया, जो सिलेक्ट नहीं उनको भी बांट दिया, आपस में लड़वाया जा रहा है। जो सिलेक्ट हुए उनको ये बताया जा रहा है कि आपके खिलाफ है, बाकी यूथ है यार। उसमें से सिलेक्ट कितने से हुए? 6-7 हजार सिलेक्ट हुए 12 लाख में से। तो वो 12 लाख में से हो सकता है कि कोई आपका भाई बहन होता जो 130 नंबर वाला सिलेक्ट हो जाता। अगर 15 लाख अगर सबके पास होते तो मुझे लग रहा है कि 12 लाख लोग भी सिलेक्ट हो जाते। देखिए आप मुझे एक बात बताइए, आप ऐसे सर्वेंट को ले रहे हैं, एक ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ले रहे हैं पैसे लेके, तो उसका मकसद यही रहेगा वहां जाके वो पैसा छापेगा। देखिए, मैं ये बात तो कहते हुए बहुत दुखी हृदय से ये बात कहता हूँ, इस देश को रिजर्वेशन और आरक्षण ने जो खा के रखा था, ये देश उससे नहीं उभरा था अभी। और जो स्कैम घोटाले जो रोज के आ रहे हैं, नई त्रासदी ये देश को डुबा जाएगी। बिल्कुल डुबाएगी। और मैं तो बोल रहा हूँ, देखिए दूसरे राज्यों का तो मुझे इतना मैं नहीं कहूंगा अभी, मगर मध्य प्रदेश में आप देख रहे हो हर एग्जाम में घोटाला हो रहा है। जो एग्जाम हो रही वो टाइम पे नहीं हो रही, टाइम टेबल नहीं आ रहा है। मान लो कि बच्चा एग्जाम देता है, एग्जाम देने के बाद पता चलता है वो पेपर लीक हो गया, पेपर लीक के बाद पता चलता है परीक्षा निरस्त हो गई। मजाक बना रखा है पूरी सरकार ने। एक बच्चा, उनको क्या दिखता है कि 500 रुपए का फॉर्म भरा था। अरे भैया 500 नहीं, ऑन एन एवरेज हर बच्चा हर साल, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, 10,000 से लेकर 15,000 रुपए खर्च कर रहा है। वो अपने एजुकेशन में, कोचिंग की हो गई, किताबों पर, वो यात्रा करके जाता, ट्रेन से जाता है, बस से जाता। 10,000 से 15,000, 10,000 का ही मान लो आंकड़े करो, और 10 लाख ने भी बच्चों ने फॉर्म भरा, मल्टीप्लाई करना कितना पैसा। यहाँ तो पहले तो पहले ये घपला करा, आप इतना पैसा थोड़ी खर्च होता है, कितना पैसा हुआ। और नवंबर 2022, इसके पीछे माफी है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि कॉलेज के आसपास जो होटल्स हैं, जो कॉलेज ओनर्स हैं या प्रिंसिपल है, वो जाकर उनसे बात करता है कि हम हमारे इतने बच्चे तुम्हारे यहाँ रुकवा देंगे, इस पर हमें कमीशन कितना दोगे। पूरा माफियाबाजी चल रही है। मैं बता रहा हूँ, जैसे स्टार्टिंग में आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि एजुकेशन को ना व्यापार बना दिया गया। व्यापार तक तो ठीक था, पर एजुकेशन को इस लेवल तक गिरा दिया कि धंधा बना दिया है। ठीक है, तो ये कुछ लोग ऐसा है जो काम कर रहे हैं। पर देखिए कहते हैं ना कि सत्य देर से दिखता है पर वो दिखता है। इन्हें समझने आएगा जब वोट डालने जाएगा युवा, तब बताएगा। ठीक है, कि अभी उसके पास ऑप्शन नहीं है। इन्होंने धीरे धीरे ऑप्शन खत्म कर रहे हैं, बट जिस दिन ऑप्शन आएगा ना उस दिन बताएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम तो हमेशा आपके ही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्दी मिलते हैं। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं। स्टे ट्यून विद बोलती बातें।